हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम बेटा करेंगे नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। ये टॉपिक थोड़ा सा आपका रह रहा था, काफी टाइम हो गया, बीच में टाइम लगा नहीं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि जो कंप्यूटर में हम वैल्यूज को स्टोर करने के डिफरेंट मेथड पढ़ रहे थे, उसमें जो रियल वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं, उनको स्टोर करने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं, और नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट का मेथड क्या है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। तो देखो, अब शुरू करते हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर वैल्यूज इन द कंप्यूटर मेमोरी। अभी तक हमने डिफरेंट मेथड को स्टडी किया है। द थ्री स्कीम वी लर्न टू डू दिस वर्क आर, जो तीन स्कीमें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? साइन मैग्नीट्यूड स्कीम, ये मैं आपको करा चुका हूँ। वन कॉम्प्लीमेंट स्कीम, इसका वीडियो भी बना चुका हूँ। और टू कॉम्प्लीमेंट स्कीम, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? वो भी लर्न अबाउट वेरियस स्कीम टू स्टोर और रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। नाउ need to store the decimal point also along with sign of the real number। अब जो हमने डेसिमल पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना है, तो उसमें एक तो डेसिमल पॉइंट स्टोर करना है एडिशनली, और एक उस डेसिमल पॉइंट का साइन क्या है, जो नंबर है डेसिमल नंबर, उसका साइन क्या है, ये भी स्टोर करना है। अब देखो, इसमें पहला मेथड जो हमने यूज किया वो फिक्स्ड पॉइंट स्कीम ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन। पहले फिक्स्ड पॉइंट स्कीम को देखते हैं कि वो क्या है। इन दिस स्कीम द टोटल बिट स्पेस, मान लो आपको जितने भी बिट स्पेस मिले हुए हैं नंबर को स्टोर करने के लिए, जिसको बिट लेंथ बोलते हैं हम, दैट बिट लेंथ इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। तो उसको दो भागों में उसको बांट देते हैं उस टोटल लेंथ को। वन इज होल नंबर जोन एंड वन इज फ्रैक्शनल जोन। तो एक तो होल नंबर के लिए यूज हो जाएगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यूज हो जाएगा, डेसिमल वाले पॉइंट के लिए। द बिट साइज एलोकेशन, दैट इज नंबर ऑफ बिट्स ऑफ बोथ द जोन्स इज केप्ट फिक्स्ड। तो आपने जितना भी स्पेस था आपके पास, जितना भी बिट साइज था, उस बिट साइज को आपने शुरू में ही डिवाइड कर दिया कि भाई जैसे, अब आप ये देखो कि जैसे टोटल आपके पास 8 बिट हैं नंबर को स्टोर करने के लिए, तो आपने कहा भी मैं 5 बिट तो होल नंबर जोन को दे देता हूँ और 3 बिट में फ्रैक्शनल पार्ट रखता हूँ। तो अब ये जो आपकी जो डिवीजन है, ये फिक्स्ड पॉइंट किस लिए कहा कि इसमें डेसिमल पॉइंट की लोकेशन फिक्स हो गई कि भाई डेसिमल पॉइंट 5वें बिट के बाद ही यूज होगा, लगाया जाएगा, और वो फिक्स है। अच्छा, दूसरी स्कीम है फिर फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम। इन दिस स्कीम द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए फ्रैक्शनल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड इन फिक्स्ड पॉइंट स्कीम। अब इस स्कीम में, फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम में, जो मेथड है वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का, हमारे पास वैल्यू कौन सी है? रियल वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है। डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, वो मेथड ही अलग हो गया। फिक्स्ड पॉइंट वाली जो स्कीम थी, पिछली स्कीम फिक्स्ड पॉइंट, उसमें तो ये था कि भाई आपने जैसा नंबर आपको रियल नंबर मिला हुआ है डेसिमल पॉइंट वाला, उस डेसिमल पॉइंट वाले नंबर का जो भी होल नंबर पार्ट है उसको वैसे की वैसे यूज कर लो, और जो डेसिमल पार्ट है उसको वैसे की वैसे रिप्रेजेंट कर दो। होल नंबर को होल नंबर पार्ट में रिप्रेजेंट कर दो और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल जोन में रिप्रेजेंट कर दो। जितना आपको बिट मिले हुए हैं तो उतने ही बिट में फिर वो नंबर रिप्रेजेंट होगा। वही फिर उसकी रेंज की कैलकुलेशन हो जाएगी कि भाई होल नंबर कितने से कितने तक जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कितने से कितने तक जाएगा। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में अब हमने ये कहा कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट में जो वैल्यू है, जो हमारा रियल नंबर है, उस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का मेथड ही अलग कर दिया हमने। वो देखो कैसे होगा। इन फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम द फ्रैक्शनल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसको मेंटिसा और एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने स्टोर करने का सिस्टम निकाल लिया। ये जो साइंटिफिक नोटेशन थी ना, आपने प्लस टू में किया होगा साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं उसको। उस स्कीम से हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरीके से उसका एक मल्टीसा पार्ट और एक एक्सपोनेंट पार्ट। देखो क्या है, we know scientific notation in which value is represented in the form of mantissa and exponent।
that is m multiplied by base raised to the power e, where m is mantissa and consists the value with decimal point. तो mantissa तो हो गया जो decimal point वाली वैल्यू है, and exponent is taken as base raised to some power. तो उसमें जो है ना एक्सपोनेंट में आपका बेस की पावर एक्सपोनेंट हो गया. नाउ हियर वी सी दैट वी कैन मूव और स्लाइड द डेसिमल पॉइंट इन द mantissa and can still keep the value fixed by adjusting the exponent. For example, 535.21, that means 535.21 can be written as 5.3521 into 10 की power 2. Or in binary numbers, a fractional value say 110.11 may be written as 1.1011 multiply 2 raised to the power 2 or 0.11011 multiply by 2 raised to the power 3. मतलब कि हम डेसिमल पॉइंट को फ्लोट, इसीलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट बोला. आप थोड़ा समझो इस बात को. फिक्स पॉइंट में तो हमने डेसिमल पॉइंट को फिक्स ही लोकेट कर दिया, तो वो तो हिलेगा ही नहीं. और फ्लोटिंग पॉइंट में हम डेसिमल पॉइंट को फ्लोट कर सकते हैं. डेसिमल पॉइंट को जो भी नंबर दिया हुआ है, हमारे पास वैल्यू दी हुई है, उसमें डेसिमल पॉइंट की लोकेशन को दाएं बाएं लेफ्ट राइट कितनी भी पोजीशन पे हम उसको मूव कर दें और उसकी जो एडजस्टमेंट है वैल्यू की, वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में उसकी वैल्यू को सेट कर दें, तो ओवरऑल वैल्यू बदलेगी नहीं और जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो आपके लिए मूवेबल हो गया. एंड इन बाइनरी वैल्यू 0.00011 में भी रिटन एज, अब देखो ये जो बाइनरी वैल्यू है 0.00011, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0.011 इंटू 2 की पावर -2 और 0.11 इंटू 2 की पावर -3 और 1.1 इंटू 2 की पावर -4. मतलब डेसिमल पॉइंट को फ्लोट करने की आपके पास पूरी आजादी हो गई कि आप डेसिमल पॉइंट को कितना ही लेफ्ट में, कितना ही राइट में, कितना ही जीरो लगाकर या जीरो से बाहर, जीरो के बगैर आप उस डेसिमल पॉइंट को लोकेट करो, फिक्स करो, मतलब पोजीशन करो और एक्सपोनेंट में उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहो. अब देखो ये स्कीम तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन अभी स्कीम में थोड़ी सी कमी है, जो कमी हम दूर कर लेंगे नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट में. ये वाली जो स्कीम अभी तक चल रही है, ये स्कीम है फ्लोटिंग पॉइंट वाली स्कीम. फ्लोटिंग पॉइंट का एक आइडिया है, तो उस आइडिया को जब हम उसकी जो कमियां दूर कर देंगे और फिर जो एक रूल लगाएंगे, रूल बनाएंगे, उस रूल में हम उसको बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट. अब देखो क्या कर रहे हैं. प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड स्टोरिंग द वेरियस आइटम्स इन दिस फॉर्म. अब देखो ये जो स्कीम हमने लगाई mantissa और एक्सपोनेंट वाली, इस mantissa एक्सपोनेंट वाली स्कीम में अब हमें क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा. एक तो होल पार्ट स्टोर करना पड़ेगा, होल पार्ट ऑफ द mantissa विद साइन. एक फिर डेसिमल पॉइंट को स्टोर करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ प्लेस करना है. फिर फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर करना पड़ेगा, मतलब होल पार्ट भी स्टोर करना है, डेसिमल पॉइंट भी स्टोर करना है, फ्रैक्शनल पार्ट भी स्टोर करना है और बेस भी स्टोर करना है और उसकी पावर भी स्टोर करनी है, पावर में साइन भी स्टोर करना है. अब इतनी सारी चीजें हमें स्टोर करनी पड़ेंगी कंप्यूटर में. अब देखो, नाउ व्हाट वी डू इज वी स्लाइड द डेसिमल पॉइंट टू वन एंड ऑफ द नंबर, से एनी वन एंड. तो अब इसका देखो, अब हम इसमें जो आइटमें अभी हमने डिस्कस किए थे कि हमें क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा, उसमें देखो हम कैसे कमी ला सकते हैं कि हम डेसिमल पॉइंट को एक एंड पे मूव कर दें, चाहे तो स्टार्टिंग में और चाहे लास्ट में. तो अगर हम उसको इफ वी स्लाइड इट टू द बिगिनिंग ऑफ द नंबर, अगर हम उस डेसिमल पॉइंट को पूरे नंबर के स्टार्टिंग में ले आते हैं, तो फिर क्या होगा कि then the whole mantissa is taken as fractional value. तो सारे का सारा mantissa fractional value हो गया. and only अच्छा and we slide the decimal point to end of the mantissa and if we slide the decimal point, और अगर हम डेसिमल पॉइंट को उसके mantissa के लास्ट में लेकर जाएं, तो फिर क्या होगा, then the whole mantissa is considered as an integer value. तो सारा का सारा mantissa whole नंबर बन गया.
मतलब मेंटिसा में ये जो हम डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट कर रहे हैं लेफ्ट राइट में, तो इसमें ये बताया है कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को एक्सट्रीम लेफ्ट में ले आए या एक्सट्रीम राइट में ले जाएं, तो वो मेंटिसा क्या बनेगा। लेफ्ट में लाने से तो सारा का सारा मेंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा, और राइट में लाने से सारा का सारा मेंटिसा होल नंबर बन जाएगा, इंटीजर नंबर बन जाएगा। इन दिस वे वी कैन एलिमिनेट द नीड टू स्टोर द डेसिमल पॉइंट। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अगर हम ये डिसाइड कर लें भी हमने डेसिमल पॉइंट को एक्सट्रीम लेफ्ट में लेकर आना है, तो भाई सारा का सारा रूल, जितने नंबर स्टोर होंगे वो नंबर उसी हिसाब से स्टोर होंगे कि भाई डेसिमल पॉइंट आपका लेफ्ट में रखना है। तो इसका मतलब सारे का सारा जो आपका मेंटिसा पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर रहेगा सिर्फ, और उसकी सेटिंग, उसकी जो कंपनसेशन है वो सिर्फ एक्सपोनेंट में होगी। Also there will be no more the two parts of the मेंटिसा। ऐसा करने से मेंटिसा के दो पार्ट भी नहीं रहे, भाई होल पार्ट भी अलग पहले स्टोर करना पड़ा, और जो डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट भी, फ्रैक्शनल पार्ट भी अलग से स्टोर करना पड़ा। तो होल पार्ट भी खत्म हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट भी खत्म हो गया, तो सारा का सारा मेंटिसा सिंगल रह गया। या तो सारा मेंटिसा फ्रैक्शनल नंबर के तौर पे अंडरस्टैंड किया जाएगा, या सारा का सारा मेंटिसा इंटीजर मतलब कि होल नंबर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि आप डिसाइड करोगे कि डेसिमल पॉइंट हमने लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। ओनली वन सिंगल मेंटिसा विल बी लेफ्ट विच वी नीड टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर। तो अब सिर्फ एक सिंगल एक पार्ट रह जाएगा उसका मेंटिसा का स्टोर करने वाला। नेक्स्ट, वी नीड टू रिप्रेजेंट बेस एंड पावर ऑफ द एक्सपोनेंट। अब बेस और पावर का इशू रह गया, वो स्टोर करना है। सो हियर अगेन वी सी दैट देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट द बेस एज बेस इज अंडरस्टूड। तो बेस को भी अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए उसके बिट्स कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। बेस हम अपने आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा बेस क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारा बेस 10 हम मान के चलेंगे, और बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो बेस 2 मान कर चलेंगे। तो बेस की वैल्यू अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सो वी आर लेफ्ट ओनली विद पावर एंड इट्स साइन। तो बेस के मामले में, एक्सपोनेंट के मामले में बेस तो अंडरस्टूड हो गया, हट गया पिक्चर से, और अब क्या रह गया, सिर्फ पावर रह गई। अब पावर को हमें जरूर स्टोर करना पड़ेगा, और पावर ही नहीं, पावर के साथ उसका साइन भी स्टोर करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट रह गया हमारे पास स्टोर करने के लिए। सो वी फाइंड दैट वी नीड टू स्टोर ए वैल्यू ऑफ मेंटिसा। तो एक तो अब हमें मेंटिसा स्टोर करना है पूरा का पूरा, वो पूरा मेंटिसा सिंगल आइटम के तौर पे स्टोर करना है, चाहे तो उसके बाद उसको हम होल नंबर माने, और चाहे सारा का सारा डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू माने, और उसका साइन स्टोर करना है साथ में। साइन भी तो स्टोर करना है ना उसका, मेंटिसा का, विच इज फुली आइदर ए होल नंबर और ए फ्रैक्शनल नंबर, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो मेंटिसा स्टोर करना रह गया साइन के साथ, और एक पावर स्टोर करनी रह गई, पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, वो भी साइन के साथ रह गई। तो अब 4 चीजें रहेगी स्टोर करने के लिए। सो इन फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम आल्सो वी नीड टू मेक 2 डिफरेंट जोन्स टू स्टोर 2 डिफरेंट वैल्यूज। अब समस्या तो वही रह गई जो पहले फिक्स पॉइंट में हमने कहा था, अभी हमें 2 चीजें स्टोर करनी पड़ेंगी, एक होल वाला पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर भी 2 ही चीजें हैं, एक एक्सपोनेंट वाला पार्ट और एक उसका, एक मेंटिसा वाला पार्ट और एक एक्सपोनेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पर भी 2 ही चीजें हैं, तो कुछ फर्क तो अभी तक हमें दिखाई दिया नहीं। अब ये देखो, अगर आप ऐसा करते हो तो भाई इस तरीके से कर लो, मेंटिसा जोन बना दो, उसको कर दो कि भाई 5 बिट में मेंटिसा जोन यूज होगा और 3 बिट में एक्सपोनेंट जोन यूज होगा। तो इसको चाहे मेंटिसा जोन एक्सपोनेंट जोन की नाम दे दो, या वो जो पहले था उसमें आपने कहा कि भाई उसमें होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट कहा था। चलो देखो आगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट स्कीम एंड फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम। क्योंकि इंप्लीमेंट के मामले में तो अभी तक कोई बेनिफिट हमें दिखाई दिया नहीं, बिकॉज बोथ स्कीम स्टोर द फ्रैक्शनल वैल्यू बाय यूजिंग 2 जोन। तो ये दोनों ही जो स्कीम है, फिक्स वाली स्कीम, फिक्स पॉइंट वाली और फ्लोटिंग पॉइंट वाली,
तो फ्लोटिंग पॉइंट में जबकि हमने उसका मेथड भी अलग कर लिया था कि भाई हम इसको मैंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम फिर भी चाहिए तो दो ही जोन उनको स्टोर करवाने के लिए। तो इन फिक्स पॉइंट स्कीम देयर वर टू जोन टू स्टोर ए फ्रैक्शनल वैल्यू, एंड इन फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम आल्सो वी नीड टू जोन्स टू स्टोर द फ्रैक्शनल वैल्यू। The answer is the difference in range of values that can be stored in the two schemes. अब भले ही हमें दो जोन वहां भी चाहिए थे, यहां भी चाहिए थे, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि फिक्स पॉइंट में तो हमें वो वैल्यू सीधी ही रखनी थी जो होल पार्ट था और जो फ्रैक्शनल पार्ट था। यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट में हमारी जो रेंज है वैल्यू स्टोर करने की वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपका एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो तो पावर के तौर पे पावर वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसमें, तो पावर की रेंज तो बहुत हो जाएगी वैल्यू की। और एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट है, मैंटिसा वाला जो पार्ट है, मैंटिसा में आपने नंबर को स्टोर करना है, तो पूरा नंबर को स्टोर करने का स्पेस मिल गया। You may check it by taking a total bit length of 16 bits and making the two zones of length 9 bit and 7 bit. तो आप इसकी चेकिंग कर सकते हो कि भाई आप मान लो 16 बिट का स्पेस यूज करते हो, 16 बिट, और उसमें से 9 बिट का फर्स्ट जोन बनाते हो, 7 बिट का सेकंड जोन बनाते हो। तो अगर आप फिक्स पॉइंट वाली स्कीम यूज करते हो तो 9 बिट में कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज कितनी आ सकती है, और 7 बिट में कितनी रेंज आ सकती है। और इसमें करते हो फ्लोटिंग पॉइंट वाला मेथड यूज करते हो तो उसमें मैंटिसा 9 बिट में यूज करोगे तो मैंटिसा कितना रेंज जाएगी, और एक्सपोनेंट पावर में जो है ना 7 बिट पावर के लिए यूज करोगे तो पावर में कितनी रेंज जाएगी। तो टोटल जो स्टोरेज है आपकी रियल नंबर की वो दोनों स्कीम में कितनी बनेगी, ये काम आप ये चेकिंग कर सकते हैं। अब ये आया असली काम, ये है नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम। तो अभी तक हमने किया था फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम, अब नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम। अब नॉर्मलाइज्ड में देखो कि ट्रिक क्या है। कंसीडर अगेन द नंबर 110.11. In floating point scheme, we thought of bringing the decimal point to one end so that the whole mantissa becomes decimal free value. But with something more tricky, we can increase the precision in storing the value. तो अब देखो हम थोड़ी सी ट्रिक और क्या करेंगे इसमें। Instead of writing 110.11 as 0.11011, we can write it as 1.1011। मतलब क्या किया कि ये जो डेसिमल पॉइंट है फ्लोटिंग पॉइंट में हमने ये कहा था भी हम डेसिमल पॉइंट को एक्सट्रीम एंड पर लेकर जाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट ये कहता है कि आप डेसिमल पॉइंट को जो फर्स्ट वन मिलेगा फर्स्ट वन के बाद आप डेसिमल पॉइंट रखोगे। नाउ दिस रिप्रेजेंटेशन इन विच द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट वन कॉल वन ए नॉन जीरो वैल्यू। ये वन जो है फर्स्ट वन का मतलब क्या है कि नॉन जीरो वैल्यू है, तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद अगर आप डेसिमल पॉइंट प्लेस करोगे तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, सीधा सा फायदा तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो वन पॉइंट के बाद हमने फर्स्ट वन के बाद डेसिमल पॉइंट रखा, तो स्टोर करने के दौरान हम ना तो फर्स्ट वन को स्टोर करेंगे ना डेसिमल पॉइंट को स्टोर करेंगे। स्टोर क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद का जो मटेरियल है 1011 जो है डेसिमल पॉइंट 1011 उसको स्टोर करेंगे। ये नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम है। तो इससे हमारी जो रेंज है स्टोर करने की वो बढ़ जाएगी। वाई वी पुट द डेसिमल पॉइंट समवेयर इन बिटवीन। अब देखो वो तो समझ में आता था कि भाई डेसिमल पॉइंट को एक्सट्रीम एंड पर ले आओ, फ्लोटिंग पॉइंट वाला जो मेथड था भाई बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे ले आओ, फिर सारा का सारा जो है नंबर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमने उस रूल को तोड़ दिया, यहाँ तो हमने डेसिमल पॉइंट को कहीं बीच में पुट कर दिया। तो कायदे से तो हमको वन भी स्टोर करवाना चाहिए, फर्स्ट वन होल वाला पार्ट, और फिर डेसिमल पॉइंट भी स्टोर करवाना चाहिए, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर करवाना चाहिए। लेकिन हम इनको स्टोर नहीं करवाएंगे, ना तो होल नंबर वाले वन को स्टोर करवाएंगे
ना डेसिमल पॉइंट को स्टोर करवाएंगे। और फिर भी हम ये मान लेंगे कि भाई वो जो 1 तो उसमें ऑलरेडी होल नंबर में है ही है। Why we put the decimal point somewhere in between the mantissa bits after first one and made the single mantissa again into two part? वही बात आ गई कि भाई अब हमने उसको डेसिमल पॉइंट को बीच में क्यों इंसर्ट किया, एक्सट्रीम पे क्यों नहीं रखा, और mantissa के दो पार्ट फिर से बना दिए हमने, a whole part and a fractional part, because by doing so it will create the problem of storing different parts in the computer memory। तो भैया ये तो दो पार्ट बनाने पर फिर उसको स्टोर करने की दिक्कत होगी कि भाई आपको होल पार्ट भी स्टोर करवाना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट भी स्टोर करवाना पड़ेगा। बट रिलैक्स, देखो कोई जरूरत नहीं है उसकी। द प्रॉब्लम हैज ए वेरी ट्रिवियल सॉल्यूशन एज देयर आर ओनली टू वैल्यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही वैल्यू है, 0 और 1। वी कैन मेक द कन्वेंशन तो अब हम ये कन्वेंशन बना सकते हैं, इसको अंडरस्टूड मान सकते हैं, दैट द सिंगल बिट नॉन जीरो वैल्यू कमिंग बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज 1। कि भाई जो एक सिंगल बिट की वैल्यू होगी, नॉन जीरो वैल्यू, जो कि डेसिमल पॉइंट से पहले यूज होगी, वो 1 है, तो वो सिंगल ही वैल्यू है 1। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम ऐसा काम करना चाहें तो हमें मुश्किल होगी, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में नॉन जीरो वैल्यू 9 है हमारी, 1 से लेकर 9 तक। तो वो कौन सी वैल्यू है, उसको तो एक्सक्लूसिवली लिखना हमें पड़ेगा डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू को तो, लेकिन बाइनरी वैल्यू को अलग से लिखने की हमें जरूरत नहीं है। वो हम अंडरस्टूड मान सकते हैं कि भाई वो वैल्यू 1 ही है, नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो सिंगल ही वैल्यू है। आप इस बात को मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूं, आपने नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट में दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो ये है कि डेसिमल पॉइंट को एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट में नहीं रखते, डेसिमल पॉइंट को घुमा के उसको स्लाइड करके फ्लोटिंग करके फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो बिट वो कौन सा है, 1, तो फर्स्ट नॉन जीरो 1 के आगे लगाते हैं डेसिमल पॉइंट, ये है इसमें मेन। सो नाउ इफ वी इग्नोर द होल नंबर 1 एंड डेसिमल पॉइंट एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग, तो स्टोर करने के टाइम हम वो जो होल नंबर 1 था उसको इग्नोर कर देंगे, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, और स्टोर क्या करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर करेंगे, एंड कंसीडर ओनली द फ्रैक्शनल पार्ट फॉर स्टोरिंग, देन वी आर अगेन लेफ्ट विद ओनली टू आइटम फॉर स्टोरिंग, a mantissa which is a whole fractional value with sign and an exponent which is a value of power with sign। तो अब हमने ऐसा, अभी तक तो दो का कोई हल नहीं किया हमने, दो चीजें तो हैं ही स्टोर करने वाली, लेकिन नॉर्मलाइज्ड में हमने थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट की ट्यूनिंग कर दी, और ट्यूनिंग करने से उसकी जो रेंज है एक्सपोनेंट की, इसकी मल्टीसा की जो रेंज है, वो मल्टीसा की रेंज हमने बढ़ा ली अपनी वैल्यू की जो रेंज है। Now at the time of reading the value we can very easily add a whole number 1 to the mantissa। तो जब हम उसको वैल्यू को पढ़ेंगे तो पढ़ने में जो भी मल्टीसा को हम पढ़ेंगे, जितना भी मल्टीसा पढ़ेंगे, उस मल्टीसा के आगे 1 पॉइंट और लगा देंगे उसमें, मतलब 1 ऐड कर देंगे, 1 की एडिशन हो जाएगी, विच वी हैड लेफ्ट बिहाइंड एट द टाइम ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू, जिसको कि हमने छोड़ दिया था वैल्यू स्टोर करते वक्त। नोट दैट दिस थिंग कैन नॉट बी डन इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब वही बताई थी मैंने आपको कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी डू नॉट हैव ए सिंगल वैल्यू विच इज नॉन जीरो। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में नॉन जीरो वैल्यू कोई एक नहीं है, नो है नॉन जीरो वैल्यू। अगेन रिलैक्स, वी डोंट रिक्वायर एनी सच ट्रिक टू स्टोर डेसिमल नंबर, बिकॉज वी डोंट स्टोर द वैल्यूज इन कंप्यूटर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम स्टोर करते ही नहीं है वैल्यू को, हम तो वैल्यूज को बाइनरी नंबर में स्टोर करते हैं, 0 1 में ही। तो हम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट इन normalized floating point scheme the decimal point is moved after first non-zero bit, that is 1। For example, 0.000111 will be written as 1.011 into 2 की पावर -4 and not as 0.1011,
ये आपको आप समझ गए होंगे अब इसका। अब इसका फॉर्मेट देखो, ये तो अभी हमने नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में एक मेथड देख लिया कि भाई हम इस ढंग से वैल्यू को स्टोर करेंगे कि भाई हमें एक तो मैंटिसा पार्ट को स्टोर करना है और एक एक्सपोनेंट पार्ट को स्टोर करना है। मैंटिसा को भी स्टोर करने के लिए मैंटिसा प्लस साइन स्टोर करना है और एक्सपोनेंट का भी पावर प्लस साइन स्टोर करना है, चार चीजें स्टोर करनी है। अब वो एक्चुअल में रियल में कंप्यूटर में स्टोर कैसे करते हैं? layout format. Up to this point, it is clear that a floating point number is represented using two numbers which are exponent and mantissa, and two signs which are one for exponent and other for mantissa. मतलब दो तो नंबर स्टोर करने हैं और दो ही साइन स्टोर करने हैं, एक मल्टीसा के साथ साइन कौन सा लगेगा और एक एक्सपोनेंट के साथ कौन सा लगेगा। एक्चुअल सिंगल प्रिसीजन 32 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना कंप्यूटर में 32 बिट में करते हैं, 32 का मतलब 4 बाइट, 8 चौके 32, 4 बाइट में रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन की जाती है कंप्यूटर में। और वो देखो कैसे करेंगे। इन सिंगल प्रिसीजन द कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स मैंटिसा एंड साइन इन साइन मैग्नीट्यूड स्कीम। तो जो मैंटिसा है वो तो साइन मैग्नीट्यूड स्कीम में स्टोर किया जाता है। वो साइन मैग्नीट्यूड स्कीम कौन सी है वो आप समझ चुके हो। एंड एक्सपोनेंट इज स्टोर्ड इन एक्सेस 7fh नोटेशन। अब ये 7f एक्सेस 7fh नोटेशन क्या है? 7f नोटेशन अब देखो, आउट ऑफ अवेलेबल 32 बिट्स, अब सारी चीजें करनी पड़ेंगी इसमें। हमारे पास 32 बिट हैं, 24 बिट्स आर यूज टू स्टोर मैंटिसा। उन 32 में से 24 बिट तो मैंटिसा को स्टोर करने के लिए यूज होंगे और 8 बिट आर यूज टू स्टोर एक्सपोनेंट। 8 बिट एक्सपोनेंट को स्टोर करेंगे। These two quantities and their signs are stored in the following manner। अब वो इस ढंग से स्टोर होंगे। एक मिनट पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूं, ये है फॉर्मेट। अब ये जो है 8 बिट आप देखो, ये तो एक्सपोनेंट को स्टोर कर रहे हैं। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, पावर को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बाकी के 8 के बाद कितने बचे? 23 बिट, 8, एक बिट साइन का, अच्छा 24 बिट हो गए ना, ठीक है। 24 बिट स्टोर होंगे मैंटिसा के लिए, जिसमें से मैंटिसा कैसे स्टोर होता था? साइन मैग्नीट्यूड स्कीम से स्टोर होता था ना। तो साइन मैग्नीट्यूड स्कीम में जो साइन होगा वो तो शुरू में ही टॉप मोस्ट एमएसबी बिट, उसके लिए वो एमएसबी बिट यूज हो जाएगा साइन के लिए। तो वो तो साइन उसने वहां पर वो एक बिट वो खा लिया, एमएसबी बिट खा लिया साइन ने। बाकी के कितने बिट रह गए? 24 बिट उसको टोटल अलॉट हुए थे मैंटिसा को, बाकी के 23 बिट रह गए। 23 बिट उसके बाद में लास्ट वाले जो 23 बिट हैं वो मैंटिसा के लिए यूज हो रहे हैं। और एमएसबी वाला एक बिट साइन को छोड़ने के बाद, साइन लगाने के बाद आगे के जो 8 बिट हैं उनमें एक्सपोनेंट स्टोर किया जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से समझाया है कि ये जो आपका साइन है, ये देखो पॉइंट दिखाई देता है, ये जो आपका साइन बिट है ये एक बिट साइन का और 23 बिट वैल्यू के, मैग्नीट्यूड के। ये तो 24 बिट हो गए मैंटिसा के लिए और ये वाले 8 बिट हो गए एक्सपोनेंट के लिए। ये है आपकी स्कीम सिंगल प्रिसीजन के लिए। लेकिन अब आप देखो, ये मैंने आपको समझाना था, इसमें एक्सेस नोटेशन क्या है? व्हाट इज एक्सेस नोटेशन? दिस स्कीम इज अनदर स्कीम टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने की ये एक अलग से तीसरी स्कीम है। अभी तक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने में क्या स्कीम लगाई थी? एक तो साइन मैग्नीट्यूड लगाई थी और एक कॉम्प्लीमेंट वाली स्कीम, वन कॉम्प्लीमेंट या टू कॉम्प्लीमेंट। तो उस स्कीम से हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया था, उसका साइन भी स्टोर कर लिया था, उसकी वैल्यू भी स्टोर कर ली थी।
लेकिन ये अब एक तीसरी स्कीम है एक्सेस नोटेशन वाली। इन दिस नोटेशन ए नंबर इज नॉट स्टोर्ड इन इट्स एक्चुअल वैल्यू। अब इसमें इस स्कीम में जो नंबर है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू में स्टोर नहीं किया जाता, बट ए बायस वैल्यू इज एडिड टू इट बिफोर स्टोरिंग इट। तो इसको स्टोर करने से पहले इसमें एक बायस, बायस का मतलब एरर, एक वैल्यू जोड़ दी जाती है स्टोर करने से पहले। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट बायस वैल्यू इज द मिडल पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यूज। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो मिडल वैल्यू होती है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गिवन बिट स्पेस। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझ लोगे आप, इन 8 बिट स्पेस, 8 बिट का आपको स्पेस मिला हुआ है, वेयर ए टोटल ऑफ 256 डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज कुड बी स्टोर्ड। तो 8 बिट में 256 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। तो अब आप ये चाहते हो कि भाई इसमें आधी वैल्यू तो पॉजिटिव नंबर स्टोर हो जाए और आधी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर स्टोर हो जाए। तो आप क्या करोगे, ये बायस ऑफ 127 इज एडिड टू द इंटीजर बिफोर स्टोरिंग इट। तो आप इसमें 127 को जोड़ दोगे, जोड़ने से पहले, स्टोर करने से पहले। एंड एट द टाइम ऑफ रीडिंग सेम 127 इज सब्ट्रैक्टेड टू गेट द एक्चुअल वैल्यू। तो अब देखो इससे होगा क्या। सपोज इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू वांट टू स्टोर -5, अगर आपने -5 को स्टोर करना हो तो आप -5 को सीधा -5 नहीं स्टोर करोगे, आप इसमें पहले 127 जोड़ोगे। 127 जोड़कर क्या बन गया, 122 बन गया। अब आप 122 को स्टोर करवा दोगे। तो आपने 122 स्टोर करवा दिया और सिंपल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर दी उसकी। एट द टाइम ऑफ रीडिंग, पढ़ते वक्त जब आप उसको वापस पढ़ोगे तो आपको 122 दिखेगा कि हाँ जी 122 स्टोर हुआ पड़ा है। अब 122 में आप क्या करोगे कि आपने 127 जोड़े थे ना, अब 127 उसमें से वापस घटा दोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। ये तरीका आपने लगाना है एक्सेस नोटेशन के लिए। नाउ नोट दैट एक्सपोनेंट इज स्टोर्ड इन द एक्सेस नोटेशन। अब ये जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट को एक्सेस नोटेशन में स्टोर किया जाएगा। The bit space allocated for it is 8 bits। तो एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट हमने अलॉट कर रखे हैं। सो ए बायस ऑफ 127 का बायस अब हम उसमें यूज करेंगे टू द एक्चुअल एक्सपोनेंट बिफोर स्टोरिंग इट। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट जो भी होगा उसको स्टोर करने से पहले 127 जोड़कर उसको स्टोर करवाएंगे। Thus, to express an exponent of 0, अगर हमारा एक्सपोनेंट हमने 0 स्टोर करवाना है तो हम 0 नहीं स्टोर करवाएंगे, 0 के नाम पे 127 स्टोर करवाएंगे और जब उसको पढ़ेंगे तो वापस -127 कर देंगे तो अपने आप 0 मिल जाएगा। A stored value of 200 indicates an exponent of 200 - 127। अगर हमने वहां पर मतलब 200 को स्टोर किया तो इसका मतलब वास्तव में हमने 200 नहीं, 200 में से 127 घटाकर 73 को स्टोर किया था। फॉर रीजंस डिस्कस लेटर, एक्सपोनेंट ऑफ -127, अच्छा ये तो अलग चीज है, -127 को यूज नहीं करते, एंड प्लस 128 आर रिजर्व फॉर स्पेशल नंबर, वो अलग से है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये आपको मैंने फॉर्मेट समझा दिया सिंगल बिट के लिए। अब आप ये समझ लो कि ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की 8 बिट है, लेकिन एक्सपोनेंट कैसे स्टोर करना है, वो एक्सेस नोटेशन के तरीके से स्टोर करना है उसकी वैल्यू। उसी में ही आपको एक्सपोनेंट का साइन आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब आप उसको पढ़ोगे वापिस तो 127 जब घटाओगे तो अपने आप उसका साइन, आंसर आपको मिल जाएगा, साइन साथ में ही उसमें लगा मिल जाएगा। और मंटिसा जो है, मंटिसा साइन मैग्नीट्यूड के हिसाब से स्टोर होगा। तो साइन बिट उसका एमएसबी सबसे आगे लगा दिया और एक्सपोनेंट जो है ना मैग्नीट्यूड, मंटिसा का जो मैग्नीट्यूड है वो 23 बिट का, वो आपने लास्ट में यूज करना है। ये है आपका फॉर्मेट। एस कलर अलग है इसका, ये साइन है मंटिसा का साइन, और फिर 8 ई है एक्सपोनेंट के, ये आपकी चलेगी स्कीम एक्सेस नोटेशन वाली, और फिर 23 एफ है, 23 एफ, ये आपका, ये है आपका मंटिसा, ये मंटिसा। ये साइन बिट है 31, जो एमएसबी है मोस्ट सिग्निफिकेंट लास्ट बिट 31, और ये 8 एक्सपोनेंट के हैं और 23
फ्रैक्शन के, तो f जो था वो फ्रैक्शन के लिए यूज किया। तो अब ये देखो, ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने दिखाया है। अगर आपको ये 32 बिट है टोटल, अब ये 32 बिट में ऐसे ऐसे ये 1010 लिखे हुए हैं, तो आपको इनको समझ के कि भाई ये 1010 ये कौन से कहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंट बन रहा है इससे कि फ्रैक्शन बन रहा है, तो एक्सपोनेंट को अलग से आप कैलकुलेट करो, फ्रैक्शन को अलग से कैलकुलेट करो, साइन की कैलकुलेशन अलग से हो जाएगी, और फिर जो आंसर कैलकुलेट करके देखो ये लिख रखा है 0.15625। तो ये इतना आंसर इसका बनना चाहिए। ये आप अपने इसके ट्राई कर लो पेपर पे। अब डबल प्रिसीजन है। डबल प्रिसीजन में क्या होगा, सिंगल प्रिसीजन में तो 32 बिट यूज होते हैं, डबल प्रिसीजन में 64 बिट यूज होंगे, उसकी प्रिसीजन लेंथ बढ़ जाएगी। अब 64 बिट का जो स्पेस है, जो एलोकेशन है, वो कितने कितने हैं वो आप देख लो। 11 बिट तो उसके अंदर एक्सपोनेंट स्टोर करने के लिए दिए जाएंगे, और 53 बिट मैंटिसा को स्टोर करने के लिए दिए जाएंगे। तो 53 बिट कैसे होंगे, नोट दैट द एक्सपोनेंट इज अगेन स्टोर्ड यूजिंग एक्सेस नोटेशन। तो 11 बिट में जो एक्सपोनेंट स्टोर होगा वो उसी स्कीम से स्टोर होगा, एक्सेस नोटेशन से स्टोर होगा, और जो बायस होगी उसमें वो मिडल पॉइंट होगी, वो 1023 है, उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो 1023 का जो आप एक एरर है, जो बायस है, वो उसमें ऐड करके स्टोर करवाओगे एक्सपोनेंट में, और पढ़ते वक्त वापस 1023 घटा दोगे तो आपको पावर मिल जाएगी। और जो मैग्नीट्यूड है, जो आपका मैट्रिक्सा है, वो उसी तरीके से साइन मैग्नीट्यूड के स्कीम से स्टोर होगा। तो साइन बिट सबसे पहले एमएसबी वाली लगेगी, और बाकी के लास्ट में मैग्नीट्यूड वाले बिट आ जाएंगे। द असाइनमेंट ऑफ बिट फॉर वेरियस फील्ड इज एज अंडर, एमएसबी बिट साइन ऑफ द मैट्रिक्सा, नेक्स्ट 11 बिट एक्सपोनेंट इन एक्सेस नोटेशन विद बायस ऑफ 1023, एंड नेक्स्ट 52 बिट मैट्रिक्सा जो कि मैग्नीट्यूड है। ये देख लो आप, एक बिट साइन का एमएसबी है, वो एक बिट का स्पेस कंज्यूम कर रहा है। फिर अगले 11 बिट एक्सपोनेंट के जो कि एक्सेस नोटेशन में लिखे जाएंगे विद बायस 1023, और उसके लास्ट में 52 बिट मैट्रिक्सा के होंगे, जो कि प्लेन वैल्यू है, बाइनरी नंबर सिस्टम में डायरेक्ट लिखी जाएगी मैग्नीट्यूड।